जय हिंद बच्चों, मैं श्रीमती माधुरी राय, उच्च श्रेणी शिक्षक विज्ञान। मैं आज आपसे कक्षा 10 का विषय विज्ञान का अध्याय 8 टॉपिक जीव जनन कैसे करते हैं, इस विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, सभी जीव, वनस्पति और प्राणी में जनन एक आवश्यक प्रक्रिया है और सभी जीवधारी इस जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अब हम यह जानकारी प्राप्त करें कि वास्तव में जनन क्या है। जनन वह प्रक्रम है जिसमें जीव अपने ही समान जीवों की उत्पत्ति करता है। जनन द्वारा कोई भी जीव, वनस्पति या प्राणी दूसरे जीव को जन्म देता है और अपनी जाति की वृद्धि करता है। जन्म देने की इस क्रिया को ही जनन कहते हैं। जनन जीवितों की विशेषता है। जीवों में विभिन्न प्रक्रम जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन आदि हैं, परंतु जनन इनसे भिन्न होता है और यह प्रक्रम ना हो तो जीवन ही नहीं होगा। जीव अपने समान ही जीव उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए सेब के बीज से सेब के वृक्ष ही उत्पन्न होंगे। इसी तरह से बकरी अपने समान बकरी शिशु को जन्म देती है। इसी तरह से भालू भी अपने समान भालू शिशु को जन्म देता है। वास्तव में यह किस कारण से होता है? तो डीएनए प्रतिकृति इसके लिए आवश्यक है। डीएनए प्रतिकृति क्या है? विभिन्न जीवों की अभिकल्प आकार समान होने के कारण ही वह सदृश प्रतीत होते हैं। कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए के अणुओं में आनुवांशिक गुणों के संदेश होते हैं जो जनक से संतति पीढ़ी में जाते हैं। कोशिका के केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। इस संदेश के भिन्न होने की अवस्था में बनने वाली प्रोटीन भी भिन्न होगी। विभिन्न प्रोटीन के कारण अंततः शारीरिक अभिकल्प में भी भिन्नता होगी। जनन की मूल घटना ही डीएनए प्रतिकृति का बनना है। डीएनए प्रतिकृति बनने के लिए कोशिकाएं विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करती हैं। जनन कोशिका में इस प्रकार डीएनए की 2 प्रतिकृतियां बनती हैं तथा उनका एक दूसरे से अलग होना आवश्यक है, परंतु डीएनए की एक प्रतिकृति को मूल कोशिका में रखकर दूसरी प्रतिकृति को उससे बाहर निकाल देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि दूसरी प्रतिकृति के पास जैव प्रक्रमों के अनुरक्षण हेतु संगठित कोशिकीय संरचना तो नहीं होगी। इसलिए डीएनए की प्रतिकृति बनने के साथ साथ दूसरी कोशिकीय संरचनाओं का सृजन भी होता रहता है। इसके बाद डीएनए की प्रतिकृतियां विलग हो जाती हैं। परिणामतः एक कोशिका विभाजित होकर 2 कोशिकाएं बनाती है। आप देख रहे हैं चित्र में कि कोशिका में क्रोमोसोम्स हैं और उसमें डीएनए उपस्थित हैं और डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा है और प्रत्येक 2 कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, जिसमें कि प्रत्येक कोशिका में अपना स्वयं का डीएनए और अपने कंटेंट्स होते हैं। कोई भी जैव रासायनिक प्रक्रिया पूर्ण रूपेण विश्वसनीय नहीं होती है, अतः यह अपेक्षित है कि डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया में कुछ विभिन्नता आएगी। परिणामतः बनने वाली डीएनए प्रतिकृतियां एक समान तो होंगी, परंतु मौलिक डीएनए के समरूप नहीं होंगी। अतः संतति कोशिकाएं समान होते हुए भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होती हैं। जनन में होने वाली यह विभिन्नताएं जैव विकास का आधार है। विभिन्नता का वास्तव में क्या महत्व है, अब हम यह जानकारी प्राप्त करेंगे। जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति का अविरोध जीव की शारीरिक संरचना का डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है
और उसे विशेष निकेत के योग्य बनाती हैं। अतः किसी प्रजाति की समष्टि का स्थायित्व का संबंध जनन से है, परंतु निकेत में अनेक परिवर्तन आ सकते हैं जो जीवों के नियंत्रण के बाहर हैं। पृथ्वी का ताप कम या अधिक हो सकता है। इस स्तर में परिवर्तन अथवा किसी उल्कापिंड का टकराना इसका उदाहरण है। विभिन्नता का क्या महत्व है? यदि एक समष्टि अपने निकेत के अनुकूल है तथा निकेत में कुछ उग्र परिवर्तन आते हैं तो ऐसी अवस्था में समष्टि का समूल विनाश संभव है। परंतु यदि समष्टि के जीव में कुछ विभिन्नता होती है तो उनके जीवित रहने की कुछ संभावना है। अतः यदि शीतोष्ण जल में रहने वाले जीवाणुओं की कोई समष्टि है, अतः ग्लोबल वार्मिंग के कारण जल का ताप बढ़ जाता है, अधिकतर जीवाणु मर जाएंगे, परंतु उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले कुछ जीवाणु हैं जो जीवित रह पाते हैं तथा वृद्धि करते हैं। अतः विभिन्नताएं स्पीशीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी हैं। अब हम देखेंगे कि जनन वास्तव में कितने प्रकार से होता है। जनन मुख्य रूप से दो प्रकार से है, अलैंगिक जनन एवं लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियां हैं, जैसे कि विखंडन, खंडन, पुनरुद्भवन, मुकुलन, कायिक प्रवर्धन और बीजाणु समासंग। अलैंगिक जनन क्या है? वह जनन जिसमें दो जीवों की भागीदारी नहीं होती है। इसमें एक जीव द्वारा ही संतान उत्पत्ति संभव है। अलैंगिक जनन की अनेक विधियां हैं। इनसे उत्पन्न संतति पेरेंट्स के समान होगी, अर्थात आनुवांशिक रूप से समान होगी। इस विधि के द्वारा उत्पन्न संतानें आकारकीय एवं आनुवांशिकीय रूप से मात्र जीव के समानता प्रदर्शित करती हैं। इसलिए अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन कहा जाता है। हम देख रहे हैं चित्र में कि अमीबा अपने समान दो संतति अमीबा को जन्म दे रहा है। इसी तरह से युगलिना भी अपने समान दो संतति युगलिना को जन्म दे रहा है और पैरामीशियम भी अपने समान अन्य दो संतति पैरामीशियम को जन्म दे रहा है। इसके बाद अब हम अध्ययन करेंगे लैंगिक जनन के विषय में। लैंगिक जनन क्या है? इसमें दो विपरीत लिंग वाले जनक भाग लेते हैं। इसमें नर और मादा युग्मक के मिलने से संतति का निर्माण होता है, अर्थात यह आनुवांशिक रूप से भिन्न होती है। आनुवांशिक विभिन्नताओं के कारण लैंगिक जनन जैव विकास में सहायक होता है। लैंगिक जनन प्रायः उच्च पौधों एवं जंतुओं में पाया जाता है। यहाँ पर हम चित्र में देख रहे हैं कि मेल और फीमेल में ओवा और स्पर्म लैंगिक जनन के गैमेट्स हैं और इनके फर्टिलाइजेशन के द्वारा जायगोट का निर्माण हो रहा है और जायगोट में सेल डिवीजन के बाद अंततः एक एम्ब्रियो जन्म लेता है। अब हम देखेंगे कि अलैंगिक और लैंगिक जनन में क्या अंतर है। अलैंगिक जनन इसमें प्रायः एक जनक ही प्रायः भाग लेता है। लैंगिक जनन में सामान्यतः दो जनक नर एवं मादा प्रायः भाग लेते हैं। इसमें अलैंगिक जनन में युग्मक निर्माण निषेचन का अभाव होता है। लैंगिक जनन में युग्मक निर्माण में निषेचन की प्रक्रिया अवश्य होती है। अलैंगिक जनन जनक की कायिक कोशिकाओं में होता है, जबकि लैंगिक जनन जनक की जनन कोशिकाओं में होता है। अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन होता है, जबकि लैंगिक जनन में अर्धसूत्री व समसूत्री दोनों ही विभाजन होते हैं। अलैंगिक जनन सरल और तीव्र गति से होता है, जबकि लैंगिक जनन की प्रक्रिया जटिल और धीमी गति
होती है। लैंगिक जनन में उत्पन्न संतति आनुवांशिक रूप से जनक के समान होती है, जबकि लैंगिक जनन में उत्पन्न संतति आनुवांशिक रूप से अपने जनक से भिन्न होती है। अलैंगिक जनन में जनन प्रायः निम्न कार्डेट में पाया जाता है, जबकि लैंगिक जनन उच्च पौधों व जंतुओं में पाया जाता है। अब हम इससे संबंधित चित्रों का अध्ययन करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अमीबा अपने समान संतति अमीबा कोशिकाओं में विभाजित हो रहा है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट स्पर्म और ओवा के फ्यूजन से जायगोट का निर्माण हो रहा है, और जायगोट से फिर नए शिशु का निर्माण होता है। अभी तक हमने अध्ययन किया अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन के बारे में। अब हम अलैंगिक प्रजनन की विभिन्न विधियों का अध्ययन करेंगे। अलैंगिक प्रजनन की प्रथम विधि है विखंडन। विखंडन क्या है? एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन द्वारा अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। अध्ययन करेंगे। एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। जीवाणु तथा प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजन द्वारा दो बराबर भागों में विभक्त हो जाती है, परंतु कुछ एक कोशिकीय जीवों में शारीरिक संरचना अधिक संगठित होती है। उदाहरणतः लेशमानिया में कोशिका का द्विविखंडन एक निर्धारित तल से होता है। प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, जिसे बहुखंडन कहते हैं। हम चित्र में देख रहे हैं कि किस तरह से प्लाज्मोडियम विखंडित हो रहा है। इसी तरह से अमीबा भी अपनी दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो रहा है। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम जैसे अन्य एक कोशिकीय जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, जिसे बहुखंडन कहते हैं। अब हम अलैंगिक जनन की दूसरी विधि खंडन या फ्रेगमेंटेशन का अध्ययन करेंगे। जनन की इस विधि में जनक शरीर किसी कारणवश दो या अनेक खंडों में टूट जाता है। प्रत्येक खंड पुनः वृद्धि कर नई संतति बनाता है। उदाहरण स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा का प्रत्येक खंड वृद्धि करके नया तंतु बनाता है। हम चित्र में देख रहे हैं कि स्पाइरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन की क्रिया हो रही है। अब हम अलैंगिक जनन की तीसरी विधि पुनरुद्भवन या रीजनरेशन के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। जीव जंतुओं की वह क्षमता जिसके कारण खोए हुए अंगों का वृद्धि द्वारा अथवा कायिक कोशिकाओं के पुनर्निर्माण द्वारा प्रतिस्थापन होता है, पुनरुद्भवन कहलाती है। उदाहरण हाइड्रा एवं प्लैनेरिया। इनमें चित्र में देख रहे हैं कि प्लैनेरिया कई भागों में बट गया है और प्रत्येक भाग बढ़कर एक नए शिशु प्लैनेरिया को जन्म दे रहा है। इसी तरह से हाइड्रा भी कई भागों में डिवाइड हो गया है और प्रत्येक भाग स्वयं बढ़कर एक नए संतति हाइड्रा को जन्म दे रहा है। हम चित्र में देख रहे हैं कि रीजनरेशन या पुनरुद्भवन की क्रिया द्वारा स्टारफिश की कटी हुई आर्म पुनः बन जाती है। अब हम अध्ययन करेंगे अलैंगिक जनन की चौथी विधि मुकुलन का। हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं। हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार या मुकुल वृद्धि करता हुआ नन्हे जीव में बदल जाता है तथा पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है। हम देख रहे हैं कि हाइड्रा में बडिंग की प्रक्रिया हो रही है। एक पेरेंट अमीबा में एक आउटग्रोथ डेवलप हो रही है और यह आउटग्रोथ या न्यू बर्ड फिर वृद्धि करके एक न्यू हाइड्रा को
जन्म देती है। अब हम अलैंगिक प्रजनन की एक अन्य विधि का अध्ययन करेंगे, कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है? ऐसे बहुत से पौधे हैं जिनमें कुछ भाग जैसे जड़ तथा तना तथा पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं। अधिकतर जंतुओं के विपरीत एकल पौधे इस क्षमता का उपयोग जनन की विधि के रूप में करते हैं। परतन, कलम लगाना अथवा रोपण जैसी कायिक प्रवर्धन की तकनीक का उपयोग कृषि में भी किया जाता है। यह विधि उन पौधों को उगाने के लिए भी उपयोगी है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। इस प्रकार से उत्पन्न सभी पौधे आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं। हम चित्र में देख रहे हैं कि आलू में विभिन्न कलिकाएं विकसित हो गई हैं। इसी तरह से अदरक में, जो कि बढ़कर एक नए पौधे को जन्म देती हैं। तो इस प्रकार से कायिक प्रवर्धन के द्वारा हम बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके बीजों को फिर से उगा सकते हैं। ये सभी आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान होंगे। अब हम देखेंगे बच्चों कि बीजाणु समासंघ क्या है। ये लैंगिक प्रजनन की एक अन्य विधि है। अनेक सरल बहुकोषीय जीवों में विशिष्ट जनन संरचनाएं पाई जाती हैं। ये संरचनाएं जनन में भाग लेती हैं और नए जीव उत्पन्न करती हैं। ये कुछ बीजाणुधानी हैं जिनमें बीजाणु पाए जाते हैं। बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उनकी रक्षा करती है। नम सतह के संपर्क में आने पर यह वृद्धि करने लगती हैं। चित्र में हम राइजोपस देख रहे हैं। यह इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। अब हम अलैंगिक प्रजनन की विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब हम लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। मेल गैमेट एवं फीमेल गैमेट के संयुग्मन से जाइगोट का निर्माण होना और एम्ब्रियो का बनना ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। हम अब ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि वास्तव में लैंगिक जनन प्रणाली क्यों आवश्यक है। जीव की प्रत्येक व्यष्टि विभिन्नताओं द्वारा संरक्षित नहीं होती है, परंतु स्पीशीज की समष्टि में पाई जाने वाली विभिन्नता उस स्पीशीज के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक है। हम पौधों में और जंतुओं में लैंगिक जनन की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। हम चित्र में देख रहे हैं कि पुष्पीय पौधों में परागण की प्रक्रिया के द्वारा लैंगिक जनन हो रहा है। प्रत्येक पुष्प में 4 भाग पाए जाते हैं: कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनेसियम। एंड्रोसियम और गाइनेसियम यानी कि पुंकेसर और स्त्रीकेसर, ये पुष्प के मेल और फीमेल भाग हैं। जब पुष्प के परागकोश से पराग कण स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तब परागण की क्रिया होती है। परागण की क्रिया 2 प्रकार से संभव है: परपरागण और स्वपरागण। परपरागण की क्रिया विभिन्न माध्यमों जैसे जीवों, जल, कीटाणु, जीवाणु आदि के द्वारा संभव है, परंतु स्वपरागण की क्रिया में मेल और फीमेल गैमेट का एक ही पुष्प में उपस्थित होना आवश्यक है। इसके पश्चात हम अध्ययन करते हैं मानव में लैंगिक जनन की क्रियाविधि का। मानव में मेल और फीमेल गैमेट स्पर्म और ओवा होते हैं। स्पर्म का निर्माण वृषण में होता है। चित्र में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिख रहा है जहाँ पर कि स्पर्म का निर्माण होता है। इसके मुख्य भाग हैं वृषण। वृषण 2 होते हैं। इनका प्रमुख कार्य युग्मक शुक्राणु का निर्माण करना होता है। यह टेस्टोस्टेरोन को स्रावित करते हैं
जो कि नर के द्वितीय लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। इसमें 2 वृषण कोष होते हैं। इन वृषण कोष का ताप शारीरिक ताप से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, जो शुक्राणुओं के परिपक्व में सहायक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का तीसरे भाग है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या नलिकाएं। वृषण में उपस्थित कुंडलित नलिकाएं जो शुक्र जनन के लिए उत्तरदायी हैं, उन्हीं के मध्य लैंडिंग या अंतराली कोशिकाएं पाई जाती हैं जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करती हैं। चौथा भाग है एपिडाइडेमिस। इनकी संरचना में नलिकाएं खुलती हैं। यहाँ शुक्राणुओं के परिपक्वन के लिए वातावरण मिलता है। शुक्रवाहिनी में प्रवेश करने से पहले शुक्राणु इसमें सुरक्षित किए जाते हैं। 5वां भाग है शुक्रवाहिनी। शुक्राणु का संग्रहण शुक्रवाहिनी में किया जाता है तथा एपिडाइडेमिस को शुक्राणु से जोड़ने का कार्य करती है। 6वां भाग है मूत्रमार्ग। यहाँ ये नलिकाएं मूत्राशय से मूत्र एवं शुक्रवाहिनी से शुक्राणुओं को उत्सर्जित करती हैं। 7वां भाग है शुक्राशय। शुक्राशय के उच्च ऊर्जा स्रोत के रूप में फ्रक्टोज नामक शर्करा पाई जाती है। शुक्राशय से स्रावित तरल पदार्थों से मिलकर शुक्राणु वीर्य का निर्माण करते हैं, जिसकी प्रकृति क्षारीय होती है। प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि में हल्का क्षारीय द्रव उपस्थित रहता है, जो जननांगों के अन्य वातावरण को उदासीन करता है। प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्राशय के नीचे स्थित होती है। काउपर्स ग्रंथि। इनका कार्य मूत्र के अम्लीय प्रभाव को अपने क्षारीय स्त्रावण द्वारा उदासीन करना है। अब हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मादा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मादा जनन तंत्र में मूत्र मार्ग एवं जनन मार्ग में कोई संबंध नहीं होता है। मादा में पाए जाने वाले प्रमुख जनन अंग निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 पर आता है अंडाशय, जो आप चित्र में देख चुके हैं। यह मादा जनन तंत्र है। यह संख्या में 2 होते हैं तथा मादा युग्मकों का निर्माण करते हैं, जिन्हें अंडाणु कहते हैं। ये मादा हार्मोन एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करते हैं, जो मादा में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों एवं ऋतुस्राव के लिए उत्तरदायी हैं। यह लक्षण लैंगिक लक्षण कहलाता है। इनमें 2 अंडवाहिनी पाई जाती हैं। निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है। यह नलिकाकार रचनाएं फैलोपियन नलिकाएं भी कहलाती हैं। इनका कार्य अंडाशय से अंडे को गर्भाशय तक पहुंचाना है। इनके अंडाशय के समीप खुलने वाले भाग में अंगुलीनुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिन्हें फ्रिम्बी कहा जाता है। इनका कार्य अंडे को अंडवाहिनी में ढकेलना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के 3rd भाग है गर्भाशय। निषेचन के पश्चात युग्मनज गर्भाशय में आता है। वहाँ प्रसव के समय तक भ्रूण का समस्त विकास होता है। गर्भाशय की भित्ति लचीली होती है। हम पढ़ेंगे माहवारी के विषय में। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो 11 से 14 वर्ष की आयु के बीच में आरंभ होती है। एक माहवारी के रक्त स्त्राव के पहले दिन से दूसरे माहवारी के रक्त स्त्राव के पहले दिन तक के समय को मासिक चक्र कहा जाता है। यह सामान्यतः 28 डेज का होता है। माहवारी 42 से 50 वर्ष की आयु के मध्य अनियमित हो जाती है तथा बाद में पूर्ण रूप से बंद हो जाती है। इस अवस्था को रजोनिवृत्ति कहते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस प्रकार से स्पर्म और ओवा के द्वारा जायगोट का निर्माण हो रहा है और जायगोट डिवाइड हो रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर प्लेसेंटा के द्वारा शिशु जो है मादा के गर्भाशय से जुड़ा हुआ होता है, जहाँ से उसे अपने लिए आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। गर्भनाल ही बच्चे के विकास को प्रेरित करता है। इसी की वजह से बच्चा माँ के गर्भ में जीवित रहता है। यह सुरक्षा के साथ साथ पोषण देने का काम भी करता है। यह बच्चे को कई तरह के संक्रमण से सुरक्षित रखने का कार्य
करता है। गर्भनाल शरीर में लैक्टोजन के बनने में मदद करती है, जो माँ के शरीर में दूध बनने की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। गर्भनाल माँ और बच्चे को जोड़ने का काम करती है। माँ जो कुछ भी खाती है, आहार नाल के माध्यम से उसका पोषण बच्चे को भी मिलता है। गर्भनाल बच्चे के लिए फिल्टर की तरह भी काम करती है, जब उस तक सिर्फ पोषण पहुंचाती है और विषैले पदार्थों को भ्रूण तक नहीं जाने देती है। अब तक हमने सीखा, हम उससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।